हेलो गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस देख लिए थे हम लोगों ने। अब चलिए हम लोग देखते हैं इससे आगे के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि इसमें वैसे कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है गुड गवर्नेंस, दूसरा है क्लीन ग्रीन सिटी, तीसरा है स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ और चौथा है स्मार्ट मोबिलिटी। तो इनमें वैसे कौन सा नहीं है। तो ये देखिए, गुड गवर्नेंस भी है, क्लीन ग्रीन सिटी भी है और स्मार्ट मोबिलिटी भी है। इसमें वैसे स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। ये 2017 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्मार्ट सिटी मिशन इज एन इनोवेटिव एंड न्यू इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल बाय द इनेबलिंग द लोकल डेवलपमेंट एंड हार्शनिंग टेक्नोलॉजी एज मीन्स टू क्रिएट द स्मार्ट आउटकम फॉर द सिटीजन। कह रहा है कि जो इनोवेटिव्स और जो न्यू इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंडिया ने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए लिया था और पीपल्स को क्या करे, मतलब लोगों को क्या करे कि लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और जिससे कि क्या हो सके, बेटर यूज़ कर सके टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में, और वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है उसका जो आउटकम है वो सिटीजन्स को मिल सके। ठीक है, तो इसलिए लिया गया था। यहाँ पर दिखाया गया है कि मतलब कौन से जो इस मिशन का मतलब कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स दिखाया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिखाया है। तो पहला क्या बताया यहाँ पे, यहाँ पहले बता रहा है एडुकेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, सैनिटेशन इंक्लूडिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन में भी हम वो सैनिटेशन अच्छी तरह से प्रोवाइड करना। ठीक है ना, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्लूड करके। इफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, इफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी और क्या है इसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर्स, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन एंड गुड गवर्नेंस स्पेशली ई गवर्नेंस एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, और आगे दिया है सस्टेनेबल environment, safety and security of citizens, particularly women, children and elderly, health and education। ठीक है ना, ये स्मार्ट सिटी के कोर एलिमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर एलिमेंट है। ठीक है, 27th क्वेश्चन है, अर्थ समिट वॉज हेल्ड एंड। तो हम लोग ने पहले सेकंड लेक्चर में ये पढ़ा था कि अर्थ समिट जो है वो हेल्ड हुई थी रियो डी जेनेरियो। ठीक है ना, और भी कब हुई थी, 1992 में। ठीक, एक मिनट, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। द फर्स्ट अर्थ समिट बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। ठीक है ना, वो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। अब 2012 की बात कर रहा है, जब इन 2012 द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज आल्सो हेल्ड इन रियो एंड इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड द रियो +20। जो जैसे हमने पढ़ा था कि 10 साल बाद हुई तो रियो +10 हुआ था, तो ये जब 20 साल बाद हुई तो यहाँ पे रियो +20 इसको बोला गया। ठीक है ना, जो 2012 में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोला गया रियो अर्थ समिट 2012। ठीक है, यहाँ पे 28 क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन। मतलब कि वो जो 2012 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था, तो उसका टाइटल पूछ रहा है कि उसका टाइटल क्या था या फिर थीम क्या थी। तो पहला एक्चुअली यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ परिषद 2015 का क्वेश्चन है। तो पहला एक क्या कह रहा है, द फ्यूचर वी वांट, दूसरा क्या कह रहा है, द फ्यूचर वी सीक, थर्ड क्या कह रहा है, द फ्यूचर वी हैव, फोर्थ है द फ्यूचर वी सी एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो इसमें में से हो जाएगा आंसर द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, ये हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, नहीं एक्चुअली सेकंड लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज द रियो 2012, यानी 2012 मतलब 20 साल बाद हुई थी। तो क्या वो उसको बोला गया, ये चीज़ हमने पहले हम ये पढ़ चुके हैं। तो रियो +20 और द अर्थ समिट 2012 was third international conference on the sustainable development hosted by the Brazil in Rio de Janeiro. The primary result of the conference was the non-binding document the future we want। ठीक है ना, जो 2012 में हुई थी उसे रियो +20 अर्थ समिट बोला गया, और वो थर्ड अर्थ समिट थी। ठीक है, और ये ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है ना, और इसमें इसका जो थीम थी वो क्या था, द अर्थ वी वांट। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, तो हम लोग ने पढ़ा था पहले भी। जो सबसे पहला वाला मतलब सबसे पहला जो अर्थ समिट था उसे हम लोग रियो अर्थ समिट बोलते हैं, मतलब कि ये हुआ था, एक मिनट, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या, 30वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज, जो रियो डी जेनेरियो का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, वो कब स्टार्ट हुआ था। मतलब ये जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुई थी, तब ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक मिनट, आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992, जो हमने पहले बात की थी, वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक,
ये देखिए सेम फर्स्ट लेक्चर वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए जो हम लोगोंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ। हमारे चारों ओर, सॉरी, जो अर्थ के चारों ओर जो है, जो एक थिन लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते थे ना, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, एक मिनट, चलिए देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, द थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये हम लोग के पहले ही पेज, पहले लेक्चर में पहली ही लाइन थी। ठीक है, द मेजरली ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन अलॉन्ग द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस फर्स्ट लेक्चर से आ रहे हैं। एयर इज और एंड, एयर क्या था, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वैसे तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बाय वॉल्यूम, अबाउट 78% ऑफ द मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक, ये एक फिर से फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन आ गया जो था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर। ड्राई एयर में, सॉरी हाँ, ड्राई एयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, तो यहाँ पे 21%, 27% और 50% और 78%। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं 78% है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट कंटेनिंग मच स्मॉलर अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर, ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर गैसेज। ठीक, ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है कितने परसेंट कौन सी गैसेज हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 78.80%। ठीक है, ऑक्सीजन है 20.95%। ठीक है ना, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी ऊपर जो अभी हमने देखा कि इसमें कौन सी गैसेस कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में, तो वो बताया गया। तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि वैसे ये सब हम लोग ने जो 3 लेक्चर्स करे हुए थे उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हुई हैं। तो आप पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द नेचुरल बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना यहाँ पे दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 0.036%। यहाँ पे ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए 0.036%। ठीक, अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में है, ये देखिए 0.03% दिया हुआ है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब ये सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर। तो देखिए हम लोग ने कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि देखिए हीलियम प्रेजेंट है। ठीक है ना, ऑर्गन प्रेजेंट है, नियॉन प्रेजेंट है, लेकिन रेडॉन नहीं प्रेजेंट है। देखिए एक मिनट देखते हैं, ये देखिए रेडॉन नहीं प्रेजेंट है ना। ठीक, तो वही सही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है तो यही वाला सही हो जाएगा, रेडॉन। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ किसका है, हम सब जानते हैं नाइट्रोजन का है। ठीक, ये सब बहुत क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये देखिए फिर से इसमें क्वेश्चन आ गया, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द गैसेज इन द एयर इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है 38 क्वेश्चन में, क्या है 38 नंबर पे क्या है, इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज। तो अगर मान लीजिए कह रहा है कि इसमें प्लांट और जितनी भी ट्रीज हैं अगर अर्थ में से खत्म हो जाएंगी तो हमारे तो मतलब कि कौन सी गैस डिक्रीज हो जाएगी। ऑफकोर्स प्लांट और जो ट्रीज हैं वो क्या कौन सी गैस जनरेट करते हैं, वो जनरेट करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन ही डिक्रीज होगी। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड वी डिपेंड ऑन द ट्रीज टू प्रोवाइड दिस ऑक्सीजन टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ। ट्रीज ग्रो थ्रू अ प्रोसेस नोन एज द फोटोसिंथेसिस वेयर दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज द ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वही कह रहा है कि जो हमें सर्वाइव करने के लिए हम पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो अपनी फूड को क्या करते हैं, वो अपने फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है ना, और उसमें क्या करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। ठीक, देखिए 39 क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्रीज। कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है ट्रीज का। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द नॉइज, और थर्ड में क्या है, एयर पोल्यूशन एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन। देखिए रिलीज भी करता है ऑक्सीजन को और एब्जॉर्ब भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज और एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन को वो कैसे, एयर पोल्यूशन यहाँ पे, चलो देखते हैं हम आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा है एयर पोल्यूशन। ठीक, एयर पोल्यूशन जो है वो फंक्शन नहीं है ट्रीज का। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। ठीक, देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है। ठीक, कह रहा है ट्रीज कंट्रीब्यूट द इन्वायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन, इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, क्लाइमेट एम्यूलेशन, कंजर्विंग वाटर, प्रिजर्विंग सॉइल एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कह रहा है ट्रीज जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट में, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, इंप्रूव करते हैं एयर की क्वालिटी को और क्लाइमेट को एक क्लाइमेट और अमूल्य क्लाइमेट देते हैं, और कंजर्व करते हैं वाटर को, प्रिजर्व करते हैं सॉइल को, सपोर्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को। हेंस दे क्लीन द इन्वायरमेंट, इसलिए वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट एंड आर नॉट द रीजन बिहाइंड द एयर पोल्यूशन, और वो एयर पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है,
इन एडिशन टू दिस ट्री ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड रिड्यूस, कह रहा है कि इन एडिशन टू दिस ट्री ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड रिड्यूस द साउंड पोल्यूशन बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड बाय 10 to 15 डेसिबल। कह रहा है कि ये रोड की जो साइड में जो 10 to 15 डेसिबल का जो साउंड होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक, देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिक एक्शन। ठीक है ना, अब ये दिया हमको 4 पॉइंट। कह रहा है कि विच ऑफ द एबव ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। कह रहा है इनमें से कौन सा जो रीजंस हैं जो कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से तो पहले तो एक मिनट, फोटोसिंथेसिस से तो कैसे ऐड होगा वहाँ पे, तो वो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन मतलब रिलीज करते हैं। ठीक है, ट्रीज। तो रिस्पायरेशन सही होगा, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सही होगा और वॉल्केनिक एक्शन सही होगा। तो ये जो एक मिनट, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो दूसरा, तीसरा और चौथा किसमें क्या है, तीसरे में। ठीक है, दूसरा, चौथा, तीसरा। ठीक है, ये सही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, द डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन, रिस्पायरेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एसेट्रा कंट्रीब्यूट द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल। ठीक है, ये सब जो डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, वॉल्केनिक एक्शन, रिस्पायरेशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, ये सारे जो है, ये सारे एक्शंस क्या करते हैं, ये कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये सारे, और फिर उसके बाद क्या बोला है, वेयर एज प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि ये जो प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। दस द प्लांट डू नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल, इसलिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन साइकिल में यूज नहीं होता, मतलब ऐड नहीं करता। रादर दे रिलीज द ऑक्सीजन एंड कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड। द three natural allotropes of carbon are amorphous, graphite and diamond। ठीक है ना, beside as a compound it is found the carbon dioxide, carbonate and hydrogen carbonates। ठीक, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया फिर से 41 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो जो हम लोगों ने एक मिनट जो हम लोगों ने लिखा था, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, बाकी रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिक एक्शन जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया था। ठीक, एक मिनट, इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं। ठीक, तो चलिए हम ये 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर पे क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है वेदरिंग, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डिपोजिशन ऑफ composed material, फिर चेंज इन वेदर कंडीशन डे बाय डे, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स और नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर होगा नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन में वेदरिंग यूज होती है। ठीक, चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें क्या दिया एक्सप्लेनेशन में, देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, वेदरिंग इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू एक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कह रहा है वेदरिंग जो होता है एक मैकेनिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन होता है रॉक्स का, जिसमें कि क्या कौन से एक्शन होते हैं, वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जिसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं क्लाइमेट और वेदर के। देन वेदरिंग प्रोसेस are conditions by may complex the geological, climate, topographic and vegetative factors। देखिए अब 43 पर क्या क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पर दिया हुआ है जिनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The World Meteorological Organization (WMO) provides a framework for the international cooperation in the development of meteorology and operational hydrology and their practical application। ठीक है, तो WMO originate from the International Meteorological Organization which was founded in 1973। ये याद रखिएगा कि ये जो WMO जो है वो फाउंड कब हुआ था, 1873 में, और वो भी किसके थ्रू हुआ था, एक मिनट, क्या कह रहा है, WMO और ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरनेशनल, ये इससे ओरिजिनेट हुआ था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी IMA से हुआ था, और कब हुआ था, 1873 में हुआ था, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ द वेदरिंग इन्फॉर्मेशन across the national border। WMO became a specialized agency of United Nations on 70th March 1951। Notably, World Meteorological Convention was implemented on the 23rd March 1950। कह रहा है जो ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो पहले से कर दिया गया था 23rd मार्च 1950 में। It has its headquarter in Geneva, Switzerland। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हेडक्वार्टर से रिलेटेड है, तो ये पूछ रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहाँ लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जेनेवा, नैरोबी, काठमांडू और न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसमें आंसर सही होगा नैरोबी, यानी नैरोबी केन्या में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वॉज स्टैब्लिश इन 1972, ये 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। इट्स हेडक्वार्टर इज इन नैरोबी केन्या। इंजर एड्रसन, सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया हो तो, ऑफ डेनमार्क इज करेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कह रहा है कि जो इसके एग्जीक्यूटिव जो है वो सॉरी इंगर एड्रसन है, ठीक है, डेनमार्क के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट का। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नैरोबी है, नैरोबी केन्या, ठीक, एक मिनट, नैरोबी केन्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वॉज द फोर्थ सेशन ऑफ द यूएन इन्वायरमेंट असेंबली हेल्ड रिसेंटली। कहाँ हुआ था फोर्थ सेशन इसका, यूएन असेंबली का, यूएन इन्वायरमेंट असेंबली का। तो पहला दिया हुआ है पेरिस फ्रांस, दूसरा है उलान बतर मंगोलिया, तीसरा है बीजिंग चाइना, नैरोबी, चौथा है नैरोबी केन्या, पांचवा दिया हुआ है नन ऑफ एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता ये। The fourth session of United Nations Environment Assembly took place from the 11 to 15th March 2019 in Nairobi, Kenya. The theme of UNEA fourth was the innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and the production, ठीक है ना। It is noteworthy that the fifth session of UNEA take place in the Nairobi in February 2021। ये जो इसका जो फोर्थ सेशन हुआ था, हाँ फिफ्थ सेशन जो हुआ था वो नैरोबी में हुआ था फरवरी 2021 में, अंडर द थीम ऑफ द स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर द नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक। देखिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट डज EPA स्टैंड्स फॉर। पहला क्या है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एजेंसी, दूसरा है इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, नंबर थर्ड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, नंबर फोर्थ है नन ऑफ एबव। तो इसमें से हो जाएगा EPA जो है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Environment Protection Agency यानी कि EPA is an agency of the federal government of United Nations which was created for the purpose of the protecting the human health and environment by writing and enforcing the regulation based on the law by the Congress. It was established on the December 1970, ठीक है। कह रहा है कि ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वैसे हम लोग इसका पढ़ चुके हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट के फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश क्रिएट किया था। वो क्या पर्पज है, प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। और क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन एनफोर्स करने के लिए, ठीक है ना। और इसको पास कब किया, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2 दिसंबर 1970 में, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर्स ऑन द पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट इज लोकेटेड। तो इसका जो ऑप्शन दिया वो IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIPS मुंबई, NIRS देहरादून, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम इसका सेंटर कहाँ है। तो इसका सेंटर है तीसरा सही दिया हुआ है, यानी IIPS, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन द पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट्स इज लोकेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई। 49th क्वेश्चन क्या है, NEA स्टैंड्स फॉर नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसमें सही हो जाएगा नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कह रहा था नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट्स अथॉरिटी बेटर नोन एज NEA was set up by the Ministry of Environment and Forest to address cases in which environment clearance were required in certain restriction areas. It was established by the National Environment Appellate Authority at ये कब किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, 1997 में, टू हियर द अपील्स विथ रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशन और द प्रोसेसेस shall not be carried out subject to certain safeguard under the Environment Protection Act 1986 on the establishment of National Green Tribunal on 18th October 2010 under the National Green Tribunal 2010 the NEAA stands dissolve। देखिए ये क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको
इस्टैब्लिश किया था वो भी कब किया था 1997 में। और किस लिए किया था, जो 1986 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो उसमें जो ये केसेस जब हियर नहीं किए जाते थे, कुछ ऐसे केसेस जिसमें नहीं हो जाते, तो उसको तो उसके लिए उन केसेस को हियर करने के लिए क्लियरेंस के लिए इस चीज़ को इस्टैब्लिश किया गया था, क्या था, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ पता चल रही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो था वो 2010 का एक्ट है, ठीक है। देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ लोकेटेड है, वो है एम्स्टरडैम में है, ठीक है। एम्स्टरडैम नीदरलैंड में है, ठीक है। इसका ऑप्शन में तो ये दिया हुआ है, सॉरी पहला दिया हुआ है, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ग्रीन पीस इज अ नॉन गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद ऑफिसेज इन ओवर 55 कंट्रीज। इसकी जो ग्रीन पीस जो है वो एक नॉन गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी 55 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन एम्स्टरडैम नीदरलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है एम्स्टरडैम नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस स्टेट इट्स goal is to ensure the ability of the earth to nurture life in all its diversity। इसका क्या था गोल, सॉरी इसका गोल क्या है, ensure the ability of earth to nurture life in all its diversity। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। इको मार्क क्यों दिया जाता है, इको मार्क से जाहिर सी बात है खुद ही पता चल रहा है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे उनके लिए दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं, प्योर एंड अनअडल्टरेटेड, रिच इन प्रोटीन एंड इकोनॉमिकली वाइबल, ठीक है ना। तो इसमें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो यही सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया। इको मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क issued by the Bureau of Indian Standards, the national standard organization of India to product confirming the to a set of the standard aimed to ensuring the least impact on the environment, on the ecosystem। The marking scheme was started in 1991। ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 1990। 52nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस। गवर्नमेंट ने जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, उनको किस मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो गया इको मार्क से, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक। 53rd क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इन इंडिया इंडेक्स 2019 रिसेंटली रिलीज्ड बाय द नीति आयोग, विच स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। ये हम लोग सब जानते हैं कि इसका ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है केरला, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, बिहार दिया, झारखंड, लेकिन उसमें से फर्स्ट पोजीशन पूछ रहा है तो उसमें आ जाएगा केरला, ठीक। तो सबसे पहले SDG को मतलब होल्ड करने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019-2020 रिलीज्ड बाय द नीति आयोग वाज लॉन्च्ड ऑन द December 30th 2019। Kerala achieved the first rank in the index, which a score of 70, followed by the Himachal Pradesh 69, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu were ranked at the third position with the score of 67। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया क्या हमें कि यहाँ पे केरला तो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को में, उसका रैंक कितना है 70 है। और उसके बाद कौन सेकंड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका रैंक है 69। और थर्ड पोजीशन पे तीन स्टेट्स हैं, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और तमिलनाडु, जिनके स्कोर है 67, ठीक है। अब यहाँ पे 54th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप फाइव स्टेट्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20 इंडिया। यहाँ पे बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले कौन कौन से 5 सिटीज़ हैं जो कि रैंक में आ रही हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं, देखिए गुजरात हम लोगों ने पढ़ा, गुजरात टॉप 5 में नहीं आ रही है, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है, नॉट पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश हमने सेकंड नंबर पे देखा, आंध्र प्रदेश जो है थर्ड नंबर पे, तमिलनाडु भी थर्ड नंबर पे है, ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का मैं PDF जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।